पीछे जितने बच्चे बैठे हैं ऐसा कोई है जो लास्ट क्लास में नहीं था? ऐसा कोई बच्चा है जो लास्ट क्लास में नहीं था जिनकी आज पहली क्लास है? एक स्टूडेंट। और कोई? बाकी सभी बच्चे लास्ट क्लास में अटेंड किए थे क्लास। ओके, तो फिर इसके आगे हम बात करते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं। तो लास्ट क्लास का टॉपिक हमारा क्या था? लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो बच्चा नहीं आया था। तो क्या फॉर्मूला था? आई इक्वल टू क्या था? क्यू बाय टी। तो क्यू के स्थान पे क्या पुट कर दिया था? एन ई। इसका फॉर्मूला क्या बना था? एन ई अपॉन टी बना था। याद करो बेटा, इतना समझ में आ रहा है? फिर इसकी बात करें, अगर आपका भी काम नहीं हो पाया ना तो मैं फिर आपसे पूछना स्टार्ट करता हूँ, है ना? किसी भी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्लास में। इसकी यूनिट की बात करें, इसका यूनिट, इसका मात्रक होता क्या है? तो लास्ट क्लास में मात्रक पढ़ा था, आवेश का क्या होता है? कूलाम। और यहाँ समय का क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर। इसका जो बीमित सूत्र की बात करें कि इसका जो बीमित सूत्र है, तो हमने बता ही दिया कि बीमित सूत्र क्या है, नहीं बताए? इसका बीमित सूत्र क्या होगा बच्चे? बोलो क्या है? M0 L0 T0 A। राशि कौन सी? अगर राशि की बात करें तो यहाँ पे राशि कौन सी? अदिश राशि। राशि यानी क्वांटिटी की बात करें तो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। सदिश नहीं बेटा, अदिश यानी स्केलर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में देखा था ऐसा। क्यों आपकी बात नहीं हो पाई अभी? क्यों बात कर रही हो गया यहाँ तक? अब हम बात करते हैं धारा घनत्व। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करा रहा हूँ। धारा घनत्व, धारा घनत्व को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। बताना बेटा धारा घनत्व क्या होता है? आप जो पानी पी रही हैं, आपके पीछे वाली दीदी, हाँ, धारा घनत्व क्या होता है? करंट डेंसिटी। बोलो एकांक। आगे पड़ोस वाली दीदी, बताना क्या होता है? जोर से बोलो, फिर से रिपीट करो। क्या फॉर्मूला था बेटा? इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था करंट डेंसिटी का, धारा घनत्व का? J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो फॉर्मूला है J इक्वल टू क्या है? आई अपॉन ए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर उनको मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है, अगर उनको समझ में आ रहा है तो यस बता देना, तो फिर आगे हम बात कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रति एकांक, यहाँ पर ए मतलब क्या? एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। करंट फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? जे से। J इक्वल टू आई अपॉन ए। आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा, आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा? Q बाई टी। तो आई के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे? Q बाई टी। क्या पुट करेंगे? Q बाई टी। तो यहाँ पर J इक्वल टू क्या है? Q बाई टी, और यहाँ पे A। और दीदी लोग हम क्या कर सकते हैं? Q के स्थान पर अगर हम चाहें तो Q के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं? Q इक्वल टू एन ए। तो यानी ए रख दिया, इस Q के स्थान पे क्या पुट कर दिया? एन ए। ठीक है, क्या पुट कर दिया बेटा? एन ए। तो J इक्वल टू क्या होगा? एन ए टी अपॉन ए। बोलो इतनी बातें क्लियर है? इसका हमने मात्रक भी पढ़ा था, इसका हमने यूनिट पढ़ाया था कि इसका जो मात्रक है, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? क्या होगा इसकी यूनिट? करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो क्या गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं एम्पियर मीटर की पावर क्या? -2। इतनी बातें समझ में आई? इसके बीमित सूत्र की बात करें कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका जो बीमित सूत्र है वो क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या होगा? M0 L की पावर -2 T0 A। सही है?
इतना होने के बाद इस पर बेस हमने शायद 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा था, या फिर 10 क्वेश्चन हमने देखा था, 8 से 10। हाँ, तो इस पे बेटा हमने कितने 10 क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब इसके आगे बात करें, तब इसके आगे हम बात करें तो बेटा आप सभी ने सुना होगा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितने लोगों ने नाम सुना है? सभी ने सुना है? ओके। महिमा मीना, यस, आवाज आ रही, सर्विस, ठीक है। क्या होगा दीदी? हाँ, चलो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? हाँ, हाँ बोलो। चलेगा, ठीक है। और कोई आप बताओ। नहीं पता। चलिए देखिए बेटा, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ। चलिए बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? जितने बच्चे हैं, शायद आज की क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, एक तो बात हम पहले आपको समझा दें कि जब मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो कोई भी बच्चा आपस में डिस्कस नहीं करेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम है, सीधा हाथ खड़ा करना और अपनी प्रॉब्लम पूछना। जो भी आपकी समस्या मैं बताऊँगा। अगर आपस में बात किया तो बेटा फिर मैं आपके साथ मतलब जो भी है, या फिर कुछ ऐसा वर्ड बोल दूंगा जो आपको बुरा लग जाएगा, या डांट दूंगा या फिर मार दूंगा, तब कल से क्लास आना बंद कर दोगे। तो प्लीज़ ऐसी कंडीशन ना बनाएं। अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आप मुझसे पूछना, हाथ खड़ा करना, मैं बताऊंगा। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, बट आपस में डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर जिसको डिस्कशन करना है क्लास से बाहर जाओ और डिस्कशन करके आओ, या फिर क्लास में मत बैठा करो। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखना इधर, अब आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि धारा का जो प्रवाह है वो किसके द्वारा होता है बेटा? यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर में, धात्विक चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। वही हम बात करें, किस में बात करें? विद्युत अपघट्ट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो फ्री आयंस के द्वारा होता है, मुक्त आयनों के द्वारा होता है। फिर वही हम बात करें सेमीकंडक्टर की बात करें। सेमीकंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो धारा का प्रवाह है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा होल के माध्यम से होता है। क्लियर हुआ? दीदी आप बताना बीच वाली, कि जो धारा का प्रवाह है मेटेलिक यानी धात्विक चालक में किसके थ्रू होता है? आप, हाँ हाँ, खड़े जाओ, आराम से खड़े होना, तो बैठ के बताना, बैठ के बताओ। धात्विक चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? मुक्त आयनों के द्वारा होता है। अर्धचालक में क्या होता है? और विद्युत अपघट्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहाँ खोई हो, क्या सोच रही हो? फोकस करना, बैठो। अब यहाँ पे बात करें तो क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, अनुगमन वेग की बात करें, तो क्या होता समझना। मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट से फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन
ऋणात्मक सिरे से कहाँ गति करे, कहाँ मूव करे, धनात्मक सिरे की ओर गति करेगा। तो जिस नियत औसत वेग से गति करेगा उसी नियत औसत वेग का नाम क्या है, अनुगमन वेग। फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करे, धनात्मक सिरों की ओर गति करे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। समझ में आए? नियत, वह नियत औसत वेग जिसके कारण या बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरों की ओर गति करे, तो इस नियत औसत वेग का नाम क्या है, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, पेपर में आप प्रवाह वेग भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रवाह वेग। तो आप प्रवाह वेग बोला जाए तो कुछ घबराना नहीं, नोट बिल्कुल भी नहीं करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, वी से। इसका फॉर्मूला स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ होता है। इसका फॉर्मूला ध्यान रहेगा, क्या फॉर्मूला है, वी डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ। अब यहाँ पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, यहाँ पर ई जो है कैपिटल लेटर में ई है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है विद्युत क्षेत्र है। यहाँ एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो है मास है, और यहाँ पे टाउ जो है रिलैक्सेशन यानी विश्रांति काल, ये श्रांति काल है। अब यहाँ पर ई की जो वैल्यू है, ई की फॉर्मूला होता है वी अपॉन एल। ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन एल। तो वी डी यहाँ, तो वी डी हम रख देंगे, ई है तो ई, कैपिटल ई का सम क्या, वी अपॉन एल, यहाँ एम है और यहाँ पे क्या टाउ। अब यहाँ पे बात करें कि जो अनुगमन वेग का जो वैल्यू है, जो स्पीड है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा बताओ, 10 की पावर, चलेगा बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 10 की पावर क्या, -4 मीटर पर सेकेंड। और 10 की पावर -4 ना दिखे तो 10 की पावर क्या है, -5। कुछ जगह बेटा क्या मिलता है, 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। अब ए भी एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट वही होगी जो नॉर्मल वेलोसिटी होती मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ये बातें समझ में आई? तो जब हम न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे तो बेटा ये पूरे फॉर्मूले कहीं ना कहीं काम आएगा, तो फॉर्मूला ध्यान रखना। और अनुगमन वेग की परिभाषा आपने कहाँ पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, तो लिख लोगे, मैं लिखाऊँ, लिख लोगे ना? चलो बेटा ये डायग्राम बना के नोट कर लो फॉर्मूले, अगर लिखाना है तो मैं लिखा दूँ, लिखा दूँ। इंग्लिश में लिखे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश वाले कितने बच्चे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, लिखें, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डेनोटेड बाय, इट इज डेनोटेड बाय वी। हिंदी में लिखो बेटा, लिखिए, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है, वह नियत औसत वेग है बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करता है, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरों की ओर गति करता है। अब इसको जो है डेफिनेशन जैसा है कि ऐसा बोल सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करता है, तो उस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, कुछ ऐसा भी लिखते हैं, मतलब वर्ड वही है, बोलने का मतलब है। नोट कर बेटा, क्या है? कौन सा बेटा, ए एल लिखा है, एल, एल मतलब लेंथ। सर्वेश, एक महिमा मीना और दूसरा बेटा क्या नाम है उनका, बच्ची का नाम क्या था, खुशबू, खुशबू। समझ में आ रहा है खुशबू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही?
नहीं दिख रहा है? हाँ बेटा अब देखो, चेक करो, अब दिख रहा है? हाँ हाँ, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम मतलब मास। विश्रांति काल, टाउ विश्रांति काल है बेटा, विश्रांति काल। स्मॉल ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। टाउ लिखा बेटा, टाउ। हो गया? पहले थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट आपका फिर करवाता हूँ। जो इसके इससे क्वेश्चन जितना बनते हैं, पहले कुछ टॉपिक हम देख लें, फिर इसके जो क्वेश्चन बनते हैं फिर क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। नोट हुआ दीदी लोग? अब आपके मन में डाउट होगा सर ये तो हमने 12th में पढ़ा, फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप, क्या आवश्यकता है? बच्चे जो 12th का है, 11th का इस बार आपका जो सिलेबस आया है, लेटेस्ट सिलेबस है, 11th का पूरा पार्ट हटा दिया है। सिर्फ कौन सा पार्ट है? 12th क्लास का पार्ट है। और 12th क्लास में जब सिलेबस दिया है तो बेटा मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि आपको आता है नहीं आता। मेरा काम है जितना सिलेबस में पूरा पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊँगा। सिलेबस तो आपका 12th का ही है, बट समझ में आ रहा, दिक्कत क्या है कि सर क्वेश्चन पूछ लेता, क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सब डाउट आपके क्लियर करूँगा। बेटा हुआ सबका? रफ कर दूं बेटा इसको, आगे बढ़े? कहाँ पे दीदी? ये भी लिखा, मतलब भी मतलब होता वोल्टेज या फिर बैटरी, बेटा ई लगा दिया तो यहाँ ई लिख लिया तो बेटा हमने भी लगा दिया ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं है। भी मतलब जो भी वोल्टेज वोल्टेज अप्लाइड किया। हो गया? अब एक टॉपिक आता है कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। क्या बोला टॉपिक? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या नाम है? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा किसमें संबंध? विद्युत धारा में संबंध। इंग्लिश में हेडिंग डाल बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डालना बेटा, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। हो गया? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एंड क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें रिलेशन की बात करें तो कैसे रिलेशन होगा बेटा? आई इक्वल टू, रिलेशन क्या होता है? आई इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। तो बेटा ये रिलेशन ध्यान रहेगा आपको। क्या आई का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ, जहाँ मतलब वेयर, जहाँ आई का मतलब होता है विद्युत धारा। कौन सी धारा? विद्युत धारा, यानी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इंग्लिश में नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन्स। वीडी क्या है? कौन सा वेग? अनुगमन वेग, अनुगमन गमन वेग। हम अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं? हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? अब ई का मतलब होता है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आई तो लिख दिया हूँ, एन लिख दिया हूँ, ए लिख दिया हूँ, वी डी लिख दिया हूँ, ई भी लिख दिया हूँ।
अब तो क्लियर हो गया होगा। तो बेटा क्या रिलेशन समझ में आया, क्या संबंध है बताओ, आई इक्वल टू एन ए भी डी इंटू ई। अब ये रिलेशन आया कैसे, 12th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ रिलेशन हमें करने की आवश्यकता नहीं कि रिलेशन करके दिखाना, आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए क्या फॉर्मूला है, आई इक्वल टू एन ए भी डी इंटू ई। हेडिंग बेटा ऊपर बोल दिया, लिखूँ क्या हेडिंग, लिखना है क्या, रिलेशन बिटवीन किस में बेटा, रिलेशन बिटवीन कौन सा वेलोसिटी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक। ठीक है, हो गया बेटा सबका। अगला रिलेशन हेडिंग डाले, अगला हेडिंग डाले बेटा, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। किसमें संबंध बच्चे, धारा घनत्व में संबंध। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोलो, रिलेशन बिटवीन कौन सा वेलोसिटी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी कौन सा बेटा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। किस में रिलेशन करना समझ में आया आपको, किस में रिलेशन की बात करना बेटा, अरे बोलो तो बेटा, कुछ तो मुंह से बोलो। क्या, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। क्या लिखा, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। क्या संबंध होता है, किसी को आइडिया है, कोई आइडिया नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपने आप सबने पढ़ा है, हम जानते हैं, आप भी जानते हो। क्या जानते हो बताओ, फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बेटा बताओ, ये क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हटाओ बेटा, एक करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, धारा घनत्व का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। और बेटा आपके बगल में जो दीदी बैठी हैं क्या नाम है, कुमकुम, कुमकुम दीदी, मुझे ये बताना कि बेटा धारा घनत्व क्या होता, क्या फॉर्मूला होता। कॉपी बंद करो, बोलो। क्या क्या होता है बेटा रिलेशन, आप बताओ दीदी। उसी रो में बेटा जो इधर बैठी सबसे लास्ट में, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, रेड टी शर्ट, हाँ बताओ बेटा क्या होता है धारा घनत्व, क्या होता है धारा घनत्व, क्या बेटा बनता है कि नहीं बनता है पूछ रहा हूँ। हाँ तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, जे इक्वल टू, हाँ जब बनता था भाई ठीक है, बोलो तो कुछ रिस्पॉन्स करो, गलत बताओ सही बताओ। तीनों ने बिल्कुल सही बताया, क्या फॉर्मूला होता है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। कुमकुम क्या चल रहा है बेटा, कुमकुम पढ़ के आया करो, ऐसे क्लास में बताया करो बिल्कुल। तो इस फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू क्या है, आई अपॉन ए, और आई का फॉर्मूला भी पढ़ा आपने, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आई इक्वल टू, अरे नहीं बच्चे, आई इक्वल टू एन ए भी डी इंटू ई, ये पढ़ा है ऐसा। यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रखेंगे तो बेटा क्या बनेगा बताओ फर्स्ट, जे इक्वल टू, यहाँ पे पुट करूँगा तो बेटा एन ए भी डी इंटू ई, डिवाइड में क्या है ए से ए कैंसिल, तो बच्चे क्या रिलेशन होगा, जे इक्वल टू एन भी डी इंटू ई। बेटा जे का मतलब क्या होता है, जे मतलब क्या होता है,
धारा घनत्व। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी डी क्या है और ई क्या है, समझ में आए क्या? फिर से बोलो, जी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, वी डी, और ई क्या है। तो क्या इनको लिखने की आवश्यकता है क्या कि बन जाएगा? नोट डाउन। हो गया बेटा सबका? चलो, अब इसके बाद आप सभी ने सुना होगा ओम्स लॉ, ओम का नियम। सुना है ओम का नियम? ओम का नियम क्या होता है बेटा? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे दीदी बता रही है बेटा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चलो देखो क्या होता है ओम्स लॉ। जिसको नहीं पता बेटा एक बार बता देता हूँ। ओम का नियम, किसका नियम बेटा? ओम का नियम। स्टेटमेंट देखना बेटा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओम्स लॉ, ओम का नियम बेटा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब होता है 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी चालक में, किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती। इंग्लिश में बात करें कि करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और नहीं समझ में आता ऐसा बोल सकते पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इतना तो बोल पाओगे? तो बेटा ओम्स लॉ में हो सकता है स्टेटमेंट दे दे या यहाँ से क्वेश्चन बना दे, तो क्या लिखेंगे? भी मतलब क्या है? अभी पढ़ा है। भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। काम मत करो, मैं यहाँ पे टाइम दूंगा सबको। भी क्या है? विभवांतर। आई क्या है? धारा। विभवांतर धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। डायरेक्ट इतना बता पाओगे? नहीं बोल पाओगे? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दुनियादारी सब छोड़ो कि यहाँ पर बेटा कोई मेटेलिक धात्विक चालक हो, धात्विक चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो धारा है विभवांतर के समानुपाती होता है। ये फला ढिमका नहीं, सिंपल से बोलो विभवांतर प्रवाहित धारा की क्या होता है? समानुपाती हो। अब बात करें कि ओम्स लॉ दिया था तो क्या दिया था, किसके बीच रिलेशन दिया था? तो बेटा भी मतलब क्या है? आई क्या है? तो ओम का नियम, विभवांतर और धारा के मध्य संबंध बताने के लिए जॉर्ज साइमन ओम, साइंटिस्ट नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं ओम का नियम। ओम का नियम बोला कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में प्रवाहित धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता। करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा इतना होने के बाद आप सबने पढ़ा V इक्वल टू, यहाँ पे हटाएंगे तो क्या बेटा? आई आर। आर क्या है बेटा? वेयर आर इज अ कांस्टेंट। जहाँ आर क्या एक, जहाँ आर क्या है? एक नियतांक है, जिसे दीदी भी बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, यानी एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी जिसे क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? जिसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोध बोलते हैं। अब इतनी बात होने के बाद अब बात करेंगे बेटा भी और आई के बीच ग्राफ खींचो। किसके बीच ग्राफ खींचना है? भी और आई के बीच ग्राफ खींचना है। किसके बीच ग्राफ खींचना है? भी और आई के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो बेटा भी और आई के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा मिला बेटा? ये मान लीजिए हमारे पास भी है, यहाँ पे करंट आई है और भी आई के बीच ग्राफ खींचा तो बेटा कैसा ग्राफ था? कांस्टेंट, यानी स्ट्रेट लाइन। ये लाइन कैसी थी बेटा? स्ट्रेट लाइन। मतलब समझ में आया कि रेजिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट। तो ग्राफ इस प्रकार होगा। अब बात करें बेटा इसकी सीमाएं। किसकी सीमाएं? ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन। कोई बता पाएगा क्या क्या सीमाएं इसकी?
ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं बेटा? पहला सीमाएं बोला कि बेटा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ताप कैसा होना चाहिए बेटा? ताप क्या है? पहला नंबर बोला कि ताप कैसा हो? कांस्टेंट, यानी ताप नियत हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए। और दूसरा बोला कि जो वायर है, जो चालक तार है, जो मेटेलिक वायर है, उसमें विकृति उत्पन्न ना हो। विकृति मीन्स डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब कि वो वायर बेटा ऐसा नहीं कि कहीं बिल्कुल एक जैसा है, कहीं पतला है, कहीं बहुत ज़्यादा मोटा है, कहीं गठान टाइप का, ऐसा नहीं, एक जैसा होना चाहिए। उसमें डिफॉर्मेशन, उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो बेटा इतनी बातें समझ में आई क्या? तो 2 लाइन में लिखवा दूँ, क्योंकि जिसको आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। लिखें हिंदी में, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के, प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के, प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के, प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। बनाओ, जल्दी लिखो। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, current flow in a conductor, current flow in a conductor, current flow in a conductor is directly proportional, current flow in a conductor is directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference। बेटा हो गया? लिख लो पूरा, ग्राफ बना लिया। डिफरेंस, होगी बेटा। अब सीमाएं लिखें, लिमिटेशन, सीमाएं लिखें। पहला सीमाएं क्या लिखें बेटा? ताप नियत होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ताप नियत होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। दूसरा लिखो बेटा, हाँ लिखिए, चालक तार में विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, चालक तार में विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, चालक तार में विकृति उत्पन्न ना हो। डिफॉर्मेशन शुड नॉट प्रोड्यूस, लिख लिया आपने? डिफॉर्मेशन शुड नॉट प्रोड्यूस। तो बच्चों जो हमने काम की बात हुई, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड बात हुई, काम की बात है, तो बेटा हमने लिखा कि V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू क्या IR, R क्या है कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं बेटा। ग्राफ खींचा था, ऐसा है। सीमाएं बेटा 2 है, पहला टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा डिफॉर्मेशन, विकृति उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो। हाँ हाँ बेटा, क्या बोल रही, फिर से बोलो। हाँ हाँ, ये तो जो आप बता रही हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जो ये है सिर्फ किसके लिए अप्लाइड होता है बेटा? मेटेलिक कंडक्टर। जब कोई धात्विक चालक है तो उस धात्विक चालक के लिए अप्लाई होता है। धात्विक चालक मतलब होता है जिसमें करंट, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो चालक मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित। तो चालक के अलावा बेटा जो है जितने भी कुछ चालक हैं, अर्धचालक, उन सब के लिए फिर कहाँ हो पाएगा वैलिड? तो सीमाएं में आ जाएंगे, तो लिखने की आवश्यकता इतनी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हो।
ठीक है, कर सकते हैं। आगे बात करें, कोई डाउट तो नहीं बेटा? जैसे अधातुएं हैं, अधातुएं के लिए बेटा कहाँ, अधातुओं में जैसे लकड़ी वकड़ी में करंट कहाँ फ्लो होगा, तो धातुओं में नहीं होगा। तो आगे बात करो बेटा। अब इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और देखने को मिला था जहाँ पे लिखा था बेटा आर। आर का मतलब क्या था? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध था यहाँ पर। तो बेटा किसकी बात करें? प्रतिरोध की बात करें। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो बेटा V प्रोपोर्शनल क्या था? I V इक्वल टू क्या बेटा? आई आर। आर क्या बेटा? एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बेटा क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे बेटा कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आर निकालेंगे तो V अपॉन आई। तो बच्चे यहाँ पर दूसरा भी इसका एक होता है प्रतिरोध। मतलब आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो रुकावट या बाधा उत्पन्न हो रही है, जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उस ऑब्स्ट्रक्शन, उस विरोध, उस अपोज को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को डियर स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकते हैं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है, विभवांतर और धारा का जो रेशियो यानी अनुपात होता है, उसको भी हम क्या? प्रतिरोध बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें, V लिखा है। V की यूनिट क्या होती है? V की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट। V की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को पूरी दुनिया क्या बोलती है बेटा? ओम। तो आप भी क्या बोलोगे? ओम। तो ध्यान रखना बेटा, ओम। क्लियर है? अब ओम तो आ गया। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, इसका बीमी सूत्र की बात करें कि इसका बीमी सूत्र क्या होता है। बोलो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? V का डायमेंशनल फॉर्मूला ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर क्या है? -1। करंट का क्या होता है बेटा? A। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा? m। l की पावर 2 t की पावर बेटा क्या? -3 a की पावर 1 है तो जाएगा तो एक पावर क्या है? -2। क्लियर हुआ? राशि की बात करेंगे बेटा, कौन सी राशि है? क्वांटिटी कौन सी है बेटा? बताओ जल्दी फास्ट। स्केलर। कैसा है बेटा? स्केलर यानी अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। बेटा डिनोट कैसे करते हैं रेजिस्टेंस? समझ में आया बेटा? ऐसे करते हैं। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो बेटा लिख लो जल्दी फास्ट। परिभाषा लिखाना पड़ेगा क्या? ये तो आता होगा। क्या परिभाषा इसकी? हाँ, किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है उसी का क्या नाम है? प्रतिरोध। ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
बेटा हो गया सबका? चलो अब आगे बात करो बेटा, यहाँ तक हो गया सबका? अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक नाम सुना होगा। तो बेटा यहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, अगर बोलें तो फिर मैं और ज़्यादा इस पर डिस्कस करूँ, बट मेरे हिसाब से तो बेटा यहाँ पे इसके डिफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब पढ़ के आए हो, 12th क्लास में पढ़ा होगा, जितना चाहिए हमें पढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि पूरी थ्योरी लिखाओ, पूरा याद कराओ, वो सब कोई मतलब नहीं है, किसका पूरा डेरिवेशन कराओ कि कैसे आया, किस हिसाब से आया, वो सब करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पढ़ा था? 12th क्लास। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं, वो हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बेटा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बेटा क्या लिखा? फैक्टर अफेक्टिंग क्या लिखा? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो सकते हैं? पढ़ा होगा 4 कारक। बहुत बढ़िया, पहला बताओ। पहला नंबर क्या बेटा? नेचर ऑफ कंडक्टर। और बिल्कुल सही बोला। कितने कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले? 4 कारक। कितने फैक्टर हैं बेटा? 4 फैक्टर। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला बेटा क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी चालक तार की लंबाई पर। पहला नंबर क्या है? चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर। चालक लंबाई पर। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर। दूसरा बोलो एरिया ऑफ कंडक्टर। चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्या है? क्षेत्रफल पर। एरिया ऑफ कंडक्टर क्या बोलते हैं बेटा? एरिया ऑफ कंडक्टर। अगला बोलो पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर है? पदार्थ की प्रकृति पर। ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है? ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ क्या है? मटेरियल। चौथा नंबर बोलो ऑन टेम्परेचर। तो आपसे पूछा कि कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर। पहला बोलो। दूसरा नंबर। तीसरा। अगला नंबर तापमान पर। कर पाओगे क्या? कितने कारक प्रभावित करते हैं? पहला बोलो। दूसरा। तीसरा। चौथा। कुछ बच्चे तो फालतू मोह हिलाते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। बेटा देखना इधर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, समझाते हैं। बेटा जो ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन कितने की स्क्रीन होगी जो सामने लगी है? 10-5 हज़ार की। हाँ 32 हज़ार की। हाँ नहीं बेटा, इसका कितने प्राइस होगा, कितना रेट होगा इसका? 1.5 लाख। और मतलब 1 लाख 1.5 लाख मान लेते हैं अपन, मोटा मोटा कि 2 लाख रुपए है। 1 लाख मान लेते हैं। 50 हज़ार मान लो क्या? 1 लाख मान लो। 1 लाख की स्क्रीन है। अब स्क्रीन है बेटा, तो यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पर दिया, तो इसका वायर देखो कितना है, छोटा सा ही वायर है। और देखो अलग से बोर्ड लगाना पड़ा साइड में यहाँ पे, यस या नो? तो बेटा इतनी कंजूसी क्या, जब हमने 1.5 लाख की स्क्रीन लिया तो बेटा 1,000 रुपये और लेकर थोड़ा सा वायर और बढ़ा देना चाहिए था। फिर अलग से हमें बताओ पूरा कनेक्शन करवाना पड़ा, अलग से यहाँ बोर्ड लगवाना पड़ा, सब पूरा कनेक्शन हुआ। तो ऐसा इतना कंजूसी क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पे लिखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हमारे पास लेंथ बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा,
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसी के लिए बेटा इसका लेंथ क्या है, कम रखा गया, ताकि कम है, अगर लेंथ कम रहेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और कम रहेगा तो बेटा क्या है, करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपने आईफोन खरीदा, 1.5-2 लाख का खरीदा, उसमें देखा होगा बेटा जो डाटा केबल जो होती है, डाटा केबल बहुत छोटी मिली, तो बेटा इतनी कंजूसी क्यों? कम से कम डाटा केबल यहाँ इतना है कि यहाँ लगा के हम वहाँ बैठ के पीछे मोबाइल चला सकते थे। यस नो, इतना तो होना चाहिए था, बट इतना छोटा क्यों किया? अगर लेंथ बढ़ जाती, लेंथ ज़्यादा हो जाती तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता। मोबाइल तो चार्ज होता, जहाँ यहाँ 1 घंटे में हो रहा तो वहाँ 2 घंटे में होगा, 3 घंटे 4 घंटे में, क्योंकि बेटा लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता। इसीलिए देखोगे कि आप टीवी खरीदो, बेटा एक थप्पड़े मारना इनको, सो रही हो, क्यों सो रही हो, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया तबीयत को, बुखार आ गई? सोने के लिए मत आया करो क्लास में। तो क्या लिखा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम। इसीलिए बेटा देखा होगा, चाहे वॉशिंग मशीन लो, फ्रिज लो, या फिर बात करें टीवी लो, तो उसके वायर ज़्यादा बड़े नहीं होते, वायर छोटे होते हैं। या कितना भी महंगा मोबाइल लो, उसका डाटा केवल छोटा ही होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और कम होगा तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा प्यारे बच्चों, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन, एरिया से मतलब है कि उसकी मोटाई से, थिकनेस से। तो जब एरिया जो वायर है, वायर का एरिया यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो थिकनेस है, अगर जो ज़्यादा है, वो कैसा है, ज़्यादा है, तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस का बेटा कम होगा। इसीलिए देखा होगा कि आप जैसे यहाँ पे भोपाल में अगर आए हो, आप लोग कहीं न कहीं सब बाहर से आए होगे। भोपाल वाला कोई है यहाँ पे? आप हो, कहाँ से हो बेटा आप? कहाँ से? अच्छा वहाँ पे, वहाँ से आती हो, इतनी दूर से आती हो, छोला। कोई बात नहीं बेटा, वो गलत नहीं बोली, भटूरा नहीं बोली बेटा, छोला बोली, छोले भटूरा। हाँ कि छोला तो सारा मैदान यहाँ पे स्टेशन के आसपास ही है, ठीक है, वहाँ से आती है, तो छोला समझ लिया कि अच्छा छोला कौन सा। तो अब क्या है बात समझ में, यहाँ पे इनके घर में या फिर आप लोग यहाँ पर रेंट से रहते होंगे, तो बेटा मकान मालिक के यहाँ एक मीटर लगा होगा। मीटर में बेटा एक खंबे से एक वायर आया होगा, वो वायर देखो बहुत मोटा केबल होगी, या सनो? तो बेटा एरिया उसका क्या है, ज़्यादा है, वायर का एरिया ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होता, कम होता, जिससे एक बार लगवा दिया तो बार बार जलता नहीं, बार बार ख़राब नहीं होता। अब समझ में आए? अब देखो बेटा यहाँ पे इसकी जो केबल है कैसी है, पतली नहीं बेटा, अच्छी मोटी है, 2 mm की केबल है, ऐसा नो? अब बेटा यहाँ पे जो ये वायर है देखो, इसकी कंपेयर में तो बहुत पतला वायर है, यस नो? यहाँ बेटा जो चार्जर लगा वो भी क्या है, पतला है। तो समझ में कुल मिला के बात करें कि बेटा केबल कैसी है, मोटी है, मतलब एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो बेटा करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगा। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर वायर जो है पतला है, अगर पतला वायर लगा है तो बेटा क्या होता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, लोड नहीं लेता, गर्म हो जाता है, यस नो? तो बेटा एक इसका कमाल है। तीसरा नंबर है बेटा, पहले समझ में आया, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे तो, अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस, अगर एरिया क्या डिक्रीज करो, अगर एरिया को क्या कर बेटा कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इतनी बातें समझ में आई क्या? अगला डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, डिफरेंट। पानी भर के दे दो बेटा, कब से मांग रही हो, अभी कहीं जाना नहीं, इधर बैठो क्लास में। अब किसकी बात करें बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। क्यों मार रही उनको, पदार्थ की प्रकृति पर। अब पदार्थ की प्रकृति से मतलब है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध कैसा होगा, भिन्न भिन्न। अब जैसे बायर मार्केट में बायर लेने गए
तो कॉपर वाइंडिंग करवाना है आपको, घर में पूरा कॉपर का वायर लगवाना है। कॉपर के वायर लगवाना है तो बेटा कॉपर का वायर थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप वही एल्युमिनियम का वायर लगाओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट एल्युमिनियम के वायर की कोई गारंटी वारंटी नहीं, कब तक चलता है, कब जल जाएगा, क्या होगा। बट सबसे अच्छा गुड कंडक्टर किसके लिए होता है, सिल्वर का। सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। और सिल्वर का वायर बेटा, सिल्वर का जो पायल लेने जाते हो शायद 4-5 हज़ार का पायल आता है, पूरे घर में कनेक्शन लगवाए, लाखों रुपए का वायर हो गया, चोर अलग से काट के ले गए। तो फिर उसके स्थान पे फिर थोड़ा सस्ता विकल्प देखते हैं, किसका देखते हैं, कॉपर वायर। और जिसके पास वो भी नहीं तो फिर क्या है, एल्युमिनियम पे जाता है। तो बेटा कॉपर वायर अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि जितना अच्छा मटेरियल होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा उतना ही उसके लिए कम होगा, उतना ही कम होगा, अच्छा नहीं होगा, उतना ही कम होगा। अब सिंपल सी बात करें कि बेटा इधर समझना, जब घर में कनेक्शन कराते हैं तो पूछा जाता है कि बेटा कितने mm का वायर लेते हैं, तो थिकनेस वाला तो हो गया। किसका वायर कराना, कॉपर बाइंडिंग। सिल्वर वायर तो करवा नहीं सकते, क्योंकि सिल्वर बेटा क्या है कि यहाँ पर चांदी इतनी महंगी है और उसका पूरा वायर लगा 2-4-10-20 लाख रुपए तो वायर में लग गया, फिर आगे क्या काम होगा। इसीलिए बेटा किसका कराते हैं, कॉपर। कॉपर थोड़ा सस्ता होता है। इसीलिए जब आप फैन लेने जाते हैं, जो कोई कंपनी का पंखा लेने आते हैं, तो बेटा पंखे में दिखा होता है कि 2 साल वारंटी है, अगर 2 साल के अंदर पंखा कुछ ख़राब हुआ तो रिटर्न करके नया देंगे, रिप्लेस करके, बनाएंगे भी नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें वाइंडिंग किसकी है, कॉपर वाइंडिंग। और कॉपर वाइंडिंग ख़राब नहीं होगी, और ख़राब नहीं होगी तो बेटा वारंटी इसीलिए देते हैं, उनको पता कि 2 साल क्या 10 साल कुछ नहीं होने वाला। जैसे आपके घरों में कुछ पंखे लगे हैं 10 साल 20 साल से कुछ नहीं हुआ, अगर लोकल पंखा लेकर आया बेटा तो जल जाता है, मोटर ख़राब हो जाता है, ऐसा नो वायर का है। तो समझ में आया कि डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। चौथा टेम्परेचर, अगर बेटा हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितने फैक्टर हो गए बच्चे, पहला बोलो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, याद हो गया। तो बेटा लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाने पर भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए तो भिन्न भिन्न होगा। ताप बढ़ाने पर, पीछे सबसे पीछे जो पीली वाली दीदी बैठी हैं, तो आप मुझे बताओ कितने फैक्टर हैं, नाम बताओ एक एक का। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बन जाएगा बच्चों। लिख लोगे इसको अपने वर्ड में, तो जल्दी फटाफट नोट करो। हाँ दीदी, होते हैं बेटा सिल्वर के वायर, बहुत कॉस्टली होते हैं बेटा। चांदी के बेटा वायर होते हैं, चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर से भी बेहतरीन है। पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी या सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सबसे अच्छा धारा किस में प्रवाहित होती, चांदी में, सिल्वर में होते हैं। बट सिल्वर कॉस्टली कितना बेटा, एक पायल ही लेने जाते हो कितना, 5-10 हज़ार का, अब पूरा वायर लगवाओगे बेटा 10-15 किलो का वायर हो गया, और 80,000 रुपये या 90,000 रुपये किलो है, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, लाखों में पहुंच जाएगा। हो गया। ये अपनी बेटा पे की आदत सुधार लो। हाँ यहाँ पे क्या बात हो रही, हाँ ये अपनी आदत सुधारो। पे पता नहीं क्या 2 मिनट टाइम हुआ कि बिल्कुल बात होना स्टार्ट हुई। इसको लिखो। हाँ बेटा ताप, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपने देखा होगा कि बेटा रेजिस्टेंस, तो जैसे देखा होगा कि जो वायर है, तो वायर में बेटा अगर जैसे टेम्परेचर, या सिंपल सी बात करें पंखा हो गया, फिर जैसे टीवी की बात करें, तो बहुत देर तक चलते 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 बेटा क्या गर्म हो जाता है, और गर्म किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्या, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो बेटा करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। हो गया बेटा।
ये अपनी आदत सुधार लेना ना क्लास में। दूसरे क्लास में बेटा जो करते हो करो, अगर मेरी क्लास में है तो बेटा बिल्कुल तरीके से बैठना है, और नहीं बैठ सकते तो बिल्कुल क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है। हो गया? डाउट तो नहीं किसी को? हमने देखा बेटा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 4 कारक हो गए। अब प्रतिरोध में बच्चे हम बात करेंगे प्रतिरोध का समूहन, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर। बट आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सिलेबस से रिड्यूस था, तब भी हम आपको पढ़ा देंगे। इतनी बातें बेटा हुई। अब इसके आगे हम बात करेंगे प्रतिरोधों का समूहन। हेडिंग डालिए बेटा, प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का समूहन। और कितने तरीके से होता है बेटा? 2। पहला नंबर कौन सा है? श्रेणी क्रम समूहन। पहला नंबर कौन सा बेटा? श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा बोलो समांतर क्रम समूहन। बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तीसरा बोलो, बस 2 ही हमें पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें। अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो बेटा इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा समझाएंगे, और इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कब? नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास कल परसों जब भी होगी, दिन में हम बात करेंगे इसके आगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। किसी बच्चे को डाउट है? जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड करें, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। बेटा आप लोगों में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बोलो दीदी। हाँ कितना आ रहा है बेटा? 172 कितने बच्चों का आया है? तो बेटा इन बच्चों का आ तो गया आंसर। आप थोड़ा सा इनसे देखना, नहीं बनता तो मुझसे पूछना, दिखाना बेटा क्वेश्चन। बेटा आई की वैल्यू क्या? 34 मिली एम्पियर। क्या बेटा? मिली एम्पियर। तो बेटा मिली एम्पियर को पहले कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन जो है बोला है कि आई की वैल्यू क्या? बेटा मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो इधर क्वेश्चन जो आप पूछ रही हो। आई की वैल्यू बेटा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, आई की वैल्यू 34 मिली एम्पियर। तो 34 मिली का मतलब होता है दीदी लोग 10 की पावर -3 एम्पियर। बेटा क्यू की वैल्यू क्या दिया है बताओ? 5.85 दिया है कूलाम। टी बेटा निकालना है, टी क्या करना है? निकालना है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या और कुछ दिया है? तो गतिमान आवेश के द्वारा लिया गया समय। तो बेटा आई बराबर क्या पड़ा है? Q/T होता है। तो आपको क्या बेटा यहाँ पे टी पूछ रहा है, तो टी पूछ रहा है तो Q/T क्या है? आई 5.85 है। अब बेटा यहाँ पर आई की वैल्यू क्या दिया है? 34 × 10 की पावर -3। बच्चे इधर देखना, 5 क्या है? 8.5 है। यहाँ क्या बेटा? 34 है। यहाँ 10 की पावर -3 है। बेटा इसके पावर को हटाने के लिए प्यारी दीदी, पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे वो समझना कि बेटा कितना पॉइंट है? 1, कितना डिजिट? 2। तो बेटा 2 जीरो लग गया, बोलो हाँ है ना? तो बेटा पॉइंट हट गया, तो क्या बचा बेटा? 5, 8, 5। नीचे क्या बचा? 34। 3 में से बेटा यहाँ पावर 2 है, 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 10 की पावर क्या? -1। ऊपर जाएगा तो +1। तो 5, 8, 50 और नीचे क्या है? 34। इसका बेटा भाग दो। भाग देना आता है बेटा? या मोबाइल होगा आपके पास, कैलकुलेटर निकालो, भाग दो। 172 के अप्रोक्स आ रहा है क्या? चेक करो। 172। और बेटा यहाँ पे टाइम पूछा तो क्या हो गया? सेकेंड। और कोई दिक्कत समझ में नहीं आया क्या? चलो बेटा तो क्लास आज ख़त्म करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।